Hello students, today we are starting with geography, chapter 1. So let's get started. Open your geography textbook, chapter 1, resources and development. So we are on page number 1, resources and development. Students, I am reading from page number 1. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource. Students, ये definition में resource हम किसको कहते हैं वो बताया गया है. Resource means anything which is having utility or use for humans. A resource is a thing which is having utility or a use for humans, and there are 3 conditions for a thing to be a resource. First thing is it should be technologically accessible. Second is economically feasible, and third is culturally acceptable. Now students, we have to understand these 3 terms. टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल किसको कहते हैं? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब हमारा जो प्रेजेंट साइंटिफिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स एक्सेसिबल होना चाहिए. उस रिसोर्स को यूज करने का हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए. सेकंड है इकोनॉमिकली फियसिबल. इकोनॉमिकली फियसिबल मतलब रिसोर्स को निकालने का जो कॉस्ट है वो उसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम होना चाहिए, तो ही वो प्रॉफिटेबल होगा. सीधी सी बात है. अगर हम कोई रिसोर्स जमीन से निकाल रहे हैं और उसमें से कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट से मिलने वाला जो प्राइस है वो जमीन से निकालने के कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तो ही हमें रिसोर्स निकालना चाहिए, वरना नहीं निकालना चाहिए. थर्डली इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब वो लीगल होना चाहिए. कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब हमारा समाज उस रिसोर्स को रिसोर्स की तरह यूज करने के लिए एक्सेप्टेबल हो. राइट? सो दीज 3 थिंग्स मेक अ थिंग अ रिसोर्स. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स जिनको हम आज से 400-500 साल पहले रिसोर्स नहीं मानते थे, लेकिन आज हम रिसोर्स मानते हैं. आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोलियम. आज से 500 इयर्स बैक किसी जंगल में बीचों बीच लोग, आदिवासी लोग खोद काम करते थे और उसमें से ऐसे ब्लैक कलर का ऑयल लिक्विड निकलता था. पता है उस जमाने के लोग क्या कहते थे? अरे भाई इससे दूर हटो, इससे आग लग सकती है, ये जमीन में किसी ने काला जादू किया है. उससे दूर भागते थे लोग. आज के टाइम पे अगर किसी की जमीन पे, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे खोद काम करते वक्त ऐसे ब्लैक लिक्विड निकले तो probably the person will jump with joy. He will become a millionaire in one day. क्योंकि उस जमीन से ब्लैक गोल्ड निकल रहा है. आज के टाइम पे हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना.
एंड जिसकी जमीन से ऐसा कुछ निकलता है वो आदमी तो समझ लो एक दिन में महाकरोड़पति बन जाएगा, उसकी जमीन की कीमत जो है, लैंड की वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगी। सो बिकॉज वी नो इट एज अ रिसोर्स, क्योंकि आज के टाइम पे पेट्रोलियम की ह्यूमंस के लिए यूजफुलनेस है, इसकी वजह से पेट्रोलियम एक रिसोर्स है। पहले वो सिर्फ एक नेचुरल एलिमेंट था, लेकिन नेचुरल एलिमेंट रिसोर्स तब बनता है जब उसको ह्यूमंस के लिए यूजफुल माना जाए। नाउ रिसोर्सेस आर having a interdependence between humans, technology and physical environment. So three things are creating the resource. This is shown by this triangle. ये triangle से ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स, एक तरफ physical environment है, that is nature, एक तरफ technology है और तीसरी तरफ institutions है. These three things create a resource. Correct? The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions. Institutions मतलब हमारी गवर्नमेंट। क्या हमारी गवर्नमेंट उस रिसोर्स को यूज करना चाहती है? तो इंस्टीट्यूशंस का मतलब गवर्नमेंट होता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी एंड हमारा कंट्री का नेचर मतलब हमारे कंट्री का ज्योग्राफी, इन तीनों के मिलने से जो रिसोर्सेज हम निकाल सकते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ सी दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स डू। अंडरलाइन दिस लाइन स्टूडेंट्स, ये अंडरलाइन कीजिए। ह्यूमन बीइंग्स नेचर से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे कि बोरिंग का पानी निकालना हो तो हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं और वो बोरिंग का पानी निकालते हैं, और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट है जो ये काम करने की परमिशन देती है, जिसकी वजह से हम वो पानी निकाल पाते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब हम सरकार इलेक्ट करते हैं टू एक्सेलरेट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Now, do you think that resources are free gifts of nature as it is assumed by many? Are resources the free gifts of nature? No, they are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are resources for others. जैसे कि मैं आप लोगों के लिए रिसोर्स हूं। Yes, आप मेरा यूज करते हो टू गेन नॉलेज, मैं स्टूडेंट्स का यूज करता हूं टू अर्न मनी। सो वी बोथ आर रिसोर्सेज फॉर ईच अदर। ह्यूमन बीइंग्स आर रिसोर्सेज फॉर ईच अदर। हर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के लिए रिसोर्स है। इट इज करेक्ट। डॉक्टर के लिए पेशेंट रिसोर्स है क्योंकि डॉक्टर उसमें से पैसे कमा रहा है, अपना घर चला रहा है। पेशेंट के लिए डॉक्टर रिसोर्स है क्योंकि वो अपनी बीमारी को ठीक कर रहा है। सो बोथ ऑफ देम आर यूजफुल टू ईच अदर। सो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसोर्स। Human beings transform the material available in environment into resources and use them. These resources can be classified in the following way. अब students turn to the next page. इसमें types of resources है। तो सबसे पहला रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर जो रिसोर्स है इसमें एक है बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स। स्टूडेंट्स, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग फॉर्म्स और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग फॉर्म्स। आई एम रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 2। रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो बायोटिक रिसोर्स मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड फ्रॉम लाइफ फॉर्म्स। द वर्ड बायो इटसेल्फ मीन्स लाइफ। बायो का मतलब ही लाइफ होता है, ठीक है?
तो बायोस्फीयर मतलब द स्फीयर ऑफ लाइफ, जिसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, फोना मतलब एनिमल लाइफ, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब जो है ये बायोटिक रिसोर्सेज है। अब बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर कॉम्पोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द अबायोटिक रिसोर्सेज। इसके अंदर लैंड, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज है। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। स्टूडेंट्स ये सारे क्लासिफिकेशंस को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसको आप मार्क कर दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये चार तरह के क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज के, और ये चारों इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब यूज करने से रिसोर्स एग्जॉस्ट होगा या नहीं होगा। अब इसमें दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक है रिन्यूएबल, दूसरे है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम बार बार यूज कर सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होते, वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जितनी ज्यादा यूज की जाए वो कभी खत्म नहीं होती है। इन द सेम वे विंड एनर्जी, कितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होती है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जो रिसोर्स रिन्यूएबल नहीं होता, मतलब जिसकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, एग्जॉस्टिबल होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आप इनको जितना यूज करोगे इनकी क्वांटिटी नेचर में कम होती जाती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज देम स्पेरिंगली। स्पेरिंगली मतलब हो सके उतना कम क्वांटिटी में इनका यूज होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब ओनरशिप के हिसाब से देखिए सबसे पहला रिसोर्स है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स जो है दे आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। जैसे कि आपकी अपनी जमीन, आपका अपना घर, आपके अपने खेत यानी फार्म्स, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स है। आपका अपना बिजनेस, वो भी इंडिविजुअल रिसोर्स है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। In the villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, property. Plantation, जैसे टी, बनाना, इन सब के plantations होते हैं. They are also owned by big factories and industries. Ponds, water in wells. Water in wells होता है ना, घरों में भी ऐसे ये पानी का well हो सकता है. That can also be owned by individuals. सेकेंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मतलब कोई एक इंसान इसको ओन ना करे, लेकिन ये सारे लोग, पूरी कम्युनिटी इसको ओन करे। जैसे कि आपके सोसाइटी का पब्लिक पार्क, या फिर आपके सोसाइटी का स्विमिंग पूल, दैट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। या फिर हमारे सिटी का म्यूनिसिपैलिटी गार्डन, पूरे अहमदाबाद के लोग जा सकते हैं। मॉल्स, ये भी पब्लिक प्लेस है, सारे लोग जा सकते हैं।
तो इसमें विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल मतलब स्मशान जहां पे लाशें दफनाई जाए, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, these are all de facto. De facto means by default they are accessible to all living beings. अब थर्ड है नेशनल रिसोर्सेस। अब देखा जाए तो सारे रिसोर्सेस नेशन के ही है, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल का है वो नेशन का भी है, जो कम्युनिटी का है वो भी नेशन का तो है ही। लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन इसका ये है कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक कम्युनिटी या एक इंडिविजुअल को होल्ड नहीं कर सकते, पूरा नेशन उस पे हक जता सकता है। जैसे कि हमारे नेशनल हाईवेज, हमारे एयर रूट्स, तो हमारे एयर रूट्स कोई एक एयरलाइन यूज करे ऐसा जरूरी नहीं है, पूरे कंट्री के एयरलाइंस यूज करते हैं। नेशनल हाईवेज पे आज गुजरात का नेशनल हाईवे हो तो खाली क्या गुजरात के व्हीकल्स उस पे चलेंगे? नहीं, पूरे इंडिया के व्हीकल्स उस पे चल सकते हैं। सो दे आर नेशनल रिसोर्सेस। The country has legal powers to acquire private property for public good. For example, roads, canals, railways, urban development authorities get empowered by government to acquire land. जितने भी मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेज है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, एंड ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 12 एयर माइल्स। नॉटिकल माइल्स जो है ये एक मेजर है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 19.2 किलोमीटर्स। 12 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स 19.2 किलोमीटर्स। ये सी कोस्ट से ओशियन की तरफ जाने वाली समुद्र बाउंड्री है। मतलब इंडिया का जो सी कोस्ट है, जैसे कि ये साउथ इंडिया जो है, इट इज अ पेनिनसुला, यू नो दिस। तो ये साउथ इंडिया में पेनिनसुला है, तो ये यहां से ये 12 नॉटिकल माइल्स का जो बाउंड्री है, यहां पे इतने बाउंड्री को हम नेशनल रिसोर्स गिन सकते हैं। ये पूरे इंडिया के सी कोस्ट के 12 नॉटिकल माइल्स का रीजन, ये इंडिया का लैंड बाउंड्री है। ये वाला अंदर वाला जो बाउंड्री है ये लैंड बाउंड्री है, और इससे 12 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर इंडिया का नेशनल सी बाउंड्री है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल सी बाउंड्री। इसके अंदर कोस्ट गार्ड वेसल्स होते हैं, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, समुद्र के अंदर घूमते रहते हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी इंडिया के फिशरमैन या कोई भी इंडिया के लोकल बोट्स इस बाउंड्री को क्रॉस करके समुद्र में आगे न जाए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अब इसके आगे का समुद्र तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, उसमें हर एक कंट्री के जहाज चल सकते हैं, लेकिन विथ परमिशन। परमिशन मतलब कस्टम ड्यूटी भरना, वीजा सब पैसेंजर्स के पास होने चाहिए, पासपोर्ट्स होने चाहिए, ये सब परमिशंस है। वीजा, पासपोर्ट, कस्टम ड्यूटी, रिसिप्ट, दीज आर ऑल द परमिशंस विच हेल्प यू टू गो बियॉन्ड दिस बाउंड्रीज। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स, दे आर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड के बड़े बड़े समुद्र, बराबर, विच स्ट्रेच फॉर माइल्स, they belong to the open ocean and no country can utilize this without the concurrence of international institutions. Students, मैं आपको बता दूं, अपने इंडिया में अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इन 6th और 7th स्टैंडर्ड। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस। हिस्ट्री में 6th या 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कर्नाटिक वॉर्स हुए थे।
कर्नाटिक वॉर्स मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वॉर्स। आपको पता है ये वॉर्स किस प्रकार के थे? इसमें यह होता था कि अगर ब्रिटेन का कोई शिप इंडिया से ब्रिटेन जा रहा हो, इंडिया का पूरा गोल्ड और प्रॉपर्टी लेके, और सामने से कोई फ्रांस का शिप आ रहा हो, तो इन दोनों शिप्स के बीच में फायरिंग होती थी। और ऐसे बहुत सारे जहाज, बहुत सारे शिप्स बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में डूब गए। इट इज द ट्रुथ। आज तक वो शिप्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ना हम लोग जाके उन शिप्स में से वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इनफैक्ट कोई भी कंट्री के लोग उस जहाज में से, उन जहाजों में से उन प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकते। ठीक है? बिकॉज दे वेर सिंक्ड इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। Now, on the basis of status of development, the first kind of resource is potential resource. Potential resource किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? Resources which are found in a region but have not been utilized. जैसे कि राजस्थान और गुजरात में बहुत सारा सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब कैपेबिलिटी। The word potential means capability. तो गुजरात और राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है रिसोर्सेस का, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का भी है। राजस्थान में बवंडर होते हैं, उससे भी विंड मिल्स का सर्कुलेशन कर सकते हैं। गुजरात के सी कोस्ट पर विंड स्पीड काफी हाई होती है क्योंकि गल्फ्स है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। इट कैन बी यूज्ड एज एनर्जी, लेकिन अभी तक उसको यूज इतना किया नहीं गया है। ड्यू टू सम रीजंस उसको यूज नहीं किया गया है। तो दे आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स, जिसमें एबिलिटी है एनर्जी जनरेट करने की, लेकिन यूज में अभी तक नहीं लाया गया है। सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी पे इनफ सर्वे किया गया है और उसको यूज में भी लाया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस। ये सबके ऊपर रेगुलर सर्वेस किए गए हैं। उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, माइंस, मिनरल्स की एरियाज डिटरमाइन की गई है और वहां से उनको निकाल के यूज भी किया जा रहा है। सो दे आर डेवलप्ड रिसोर्सेस। थर्ड है स्टॉक रिसोर्सेस। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, स्टॉक रिसोर्सेस क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। Materials in the environment which have the potential to satisfy the human needs, but human needs do not have the appropriate technology to access these. तो आप समझिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स को इनकी टेक्नोलॉजी पता ना हो, लेकिन वो रिसोर्स में इतनी ताकत है कि ह्यूमन बीइंग्स के नीड्स को फुलफिल कर सकता है, लेकिन हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टूडेंट्स, इस बात पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
लेकिन इनको वाटर से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है। इसकी वजह से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उस तरीके से जनरेट नहीं कर सकते, और उससे क्या होगा, वाटर भी कम होता जाएगा, विच इज ऑलरेडी स्कैर्स इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। सो वी कैन कॉल दिस एज अ स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सस्ते में बना सके। प्रोसेस पता है, टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन हरेक के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हरेक इंसान उस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं बना सकता, उतने सस्ते में नहीं बना सकता, ना ही उतना नॉलेज है। करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक रिसोर्स। The same example is given here. Water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy, but we do not have the required technical know-how to use them for this purpose. So it can be considered as a stock. Reserves क्या है? Reserves are a subset of stock, जिसमें टेक्निकल नो हाउ है, लेकिन उनका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे कि रिवर वाटर में से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्टेन कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरी चीजें भी रिवर वाटर से कर सकते हैं, जैसे कि फिशिंग है, नेविगेशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, वो सारी चीजें। तो वो रिजर्व स्टॉक है। मतलब हमें पता है, भाई सपोज हमने डैम बनाया है तो उस डैम के एरिया से फिशिंग कर सकते हैं, डैम के एरिया से नेविगेशन भी कर सकते हैं, कैनाल्स में भी शिप्स चला सकते हैं, लेकिन हर एक कैनाल में शिप्स नहीं चलती है, हर एक डैम में फिशिंग करना अलाउड नहीं है। तो ये सब रिजर्व्स है। रिजर्व्स मतलब ऐसा स्टॉक जिसके बारे में टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन उसका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है। राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने अभी तक मार्क नहीं किया हो तो इन चारों क्वेश्चंस को मार्क कीजिएगा एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गो फर्दर। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में again there are three things. First is depletion due to greed. Second, accumulation in few hands. Third, अब स्टूडेंट्स देखिए, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला रोल है डिप्लीशन ड्यू टू ग्रीड। स्टूडेंट्स, मेरे को एक कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था। वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक। उस वीडियो में मैंने देखा था
बहुत ही अच्छा लड़का, रिच लड़का, एक हेलीकॉप्टर में बैठा था। रिच हेलीकॉप्टर में बैठा था, लेकिन विद अ सैड फेस, उदास। पता है क्यों? क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसका फेस थोड़ा डिफॉर्म था, थोड़ी इंजरी मार्क्स थे फेस पे, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। जैसे ही उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ, एक स्पोर्ट्स कार आई। उस स्पोर्ट्स कार में बैठे हुए आदमी ने सोचा, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता। फिर एक नॉर्मल कार वाले ने सोचा, काश मेरे पास स्पोर्ट्स कार होती। फिर एक स्कूटर वाले ने सोचा कि काश मेरे पास एक कार होती। एक साइकिल वाले ने सोचा, मेरे पास स्कूटर होता तो कितना अच्छा। एक चलते हुए आदमी ने सोचा, मेरे पास साइकिल होती तो कितना अच्छा। एंड लास्टली एक लंगड़ा था, जिसके दोनों पैर नहीं थे, वो रेंगते हुए चल रहा था। वो सोच रहा था, मेरे पास पैर होते तो कितना अच्छा। तो स्टूडेंट्स, देयर इज नो एंड टू ह्यूमन वांट्स। हेलीकॉप्टर से लेके लंगड़े तक सारे के सारे अनसेटिस्फाइड है। हम सबके अंदर एक एलिमेंट ऑफ ग्रीड आ चुका है स्टूडेंट्स। ये ह्यूमन बीइंग्स के नेचर का हिस्सा बन गया है, ग्रीड। और इसी वजह से हमारे पास जो चीजें हैं, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। दूसरों को देख के हम ये सोचते हैं कि मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। आई डोंट मीन टू से दैट। एवरीवन हैज अ राइट कि वो ज्यादा पैसे कमा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी अर्न करे, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदे। एवरीवन हैज अ राइट टू प्रोग्रेस। लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए सेटिस्फेक्शन की। एक लिमिट होनी चाहिए, भाई ठीक है, डेट्स इट, मेरे पास इतना है, मैं खुश हूं। क्योंकि अगर ये लिमिट नहीं होगी तो अर्थ के पास जितने भी रिसोर्सेज है, हम उसको खत्म कर देंगे। किसी के लिए कुछ बचेगा नहीं। So that is depletion due to greed. Second is accumulation in few hands. Students, हमारे फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स के हाथ में होते हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट ऑफिसर्स करप्ट हो तो इज देयर एनीवन टू कंट्रोल? इंडस्ट्रियलिस्ट रिवर वाटर का यूज करते ही जाते हैं, उसमें पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते ही जाते हैं, जबकि हमारे कंट्री में हर एक लॉ बना हुआ है। हमारे कंट्री में लॉज है, रिटन लॉज है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। लेकिन फिर भी खुले आम इन लॉज का वायोलेशन होता है एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। व्हाई? क्योंकि जो लोग ये चीजें करते हैं वो बहुत पावरफुल है, और उन पावरफुल लोगों के हाथ में ये सारे रिसोर्सेज हैं। सो दिस इज अ सेकेंड प्रॉब्लम टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। द थर्ड प्रॉब्लम इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। इनडिस्क्रिमिनेटली हम रिसोर्सेज को निकालते ही जा रहे हैं। दिस कैन क्रिएट अ ग्रेट इकोनॉमिकल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगा इन फ्यूचर। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पेट्रोलियम। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम जितना यूज हो रहा है, आज से 30 इयर्स के बाद ऐसा माना जाता है पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये व्यू रखते हैं कि सर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो क्या हो गया, सोलर कार्स तो चलेगी। हाँ, सोलर कार्स चलती है, करेक्ट है।
आपको पता है कैसे चलती है? सोलर कार्स की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में जो स्पीड है वो 40 to 50 किलोमीटर पर आवर है। आज के टाइम पे हम लोग बाइक्स 120, 140 की स्पीड पे चलाते हैं। 30 इयर्स के बाद क्या हम ऐसे व्हीकल्स चलाएंगे जो 35, 40 की स्पीड पे चले? नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पावर स्टेशंस है, थर्मल पावर स्टेशंस है, वर्ल्ड में 70% इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और सिर्फ 30% इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से जनरेट हो रही है। मतलब अगले 30 इयर्स में हमें 70% पावर प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे और उन 70% पावर प्लांट्स को ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या यह पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास अब एक ही रास्ता है, रिसोर्सेज को बचा बचा के यूज करो, क्योंकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम को रिप्लेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं जितना हम सोच के बैठे हैं। इतना इफेक्टिवली हर चीज में उनका यूज नहीं हो सकता जितना इफेक्टिवली पेट्रोलियम का यूज होता है। राइट? सो आई एम जस्ट रीडिंग थ्रू दिस. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It is believed that resources are free gifts of nature. Human beings use them indiscriminately. This has led to following problems. First is depletion of resources for satisfying the greed of individuals. Second, accumulation of resources in few hands, जिसमें सोसाइटी के दो सेगमेंट्स बन चुके हैं, rich and poor. Third, indiscriminate exploitation, which has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution. ये सब fossil fuels के overuse की वजह से है. And equitable distribution, equal distribution of resources is essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by few individuals and country continues, the future of our planet is in danger. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखो. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायरेक्टली मीन्स using the resources for the present generation without compromising the needs of future generation. That is called sustainable development. और इसी के लिए रियो डी जनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में. यहां पे दिया हुआ है रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992. इसमें 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. 100 different heads of different countries, different states, मतलब यहाँ पे different governments, different countries. They met in Rio de Janeiro, जो ब्राजील में है, for the International Earth Summit. इसमें urgent problems of environmental protection डिस्कस किए गए थे, और जो भी assembled leaders थे, इन्होंने एक declaration साइन किया था on global climatic change. इन्होंने एजेंडा 21 साइन किया है. एजेंडा 21 21st सेंचुरी के लिए गाइडलाइंस है कि किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए. तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा मतलब प्लान फॉर द फ्यूचर. ये किस तरह से फ्यूचर में रिसोर्सेज का यूज होगा, ये एजेंडा 21 उन 100 कंट्रीज ने साइन किया है जो उस अर्थ समिट में बैठे थे. In the declaration signed by the world leaders in 1992, it aims at achieving global sustainable development. तो ये एक एजेंडा है which is used to combat environmental damage,
poverty, disease through global cooperation and common interest. One common objective is that every local government should draw its own local agenda 21. हर एक कंट्री को अपना प्लान फॉर द फ्यूचर बनाना चाहिए और हर एक कंट्री को गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि उस फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से रिसोर्सेज का कैसे यूज किया जाए. So students, with this we are at the end of today's lecture. In the next lecture we will start with resource planning. आप मार्क कर दीजिए, resource planning से हम next lecture continue करेंगे. Thank you students and goodbye.